नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतीश सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएसटी डिपार्टमेंट की उस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर कंपोजिशन टैक्स पेयर का सिर का दर्द बना हुआ है। उस बीमारी का नाम है निगेटिव कैश लेजर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं निगेटिव कैश लेजर के बारे में किन किन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे निगेटिव कैश लेजर आखिर होता क्या है और ये कब क्रिएट होता है। दूसरे नंबर हम लोग जानेंगे कि निगेटिव कैश लेजर और निगेटिव लायबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है। तीसरे नंबर हम लोग जानेंगे जो जीएसटी विभाग की तरफ से निगेटिव लायबिलिटी के लिए जो एडवाइजरी आई है वो क्या कहती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग निगेटिव कैश लेजर का जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मेरी पिछली जो वीडियो थी निगेटिव टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, उस पर कई लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। कुछ ने मेल के थ्रू कांटेक्ट किया, कुछ ने फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया, कुछ ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कांटेक्ट किया। जिसको जो भी सुविधा लगा उसने वैसे कांटेक्ट किया। पिछले 10 से 12 दिन में मैंने कम से कम 50+ फर्म को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो मिस्टेक हुई, 80% लोगों ने जो मिस्टेक की थी जो मेरे सामने आई, मैं आज वही आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निगेटिव कैश लेजर आखिर होता क्या है और ये कब क्रिएट होता है। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, निगेटिव लायबिलिटी वाली वीडियो में, कि जब हम लोग GSTR-4 एनुअल फाइल करते हैं और टेबल नंबर 6 को फिलअप करना भूल जाते हैं, तब डिपार्टमेंट या जीएसटी विभाग ये समझता है कि जो भी CMP 08 का हमने जो पेमेंट किया है वो हमारी लायबिलिटी नहीं थी, वो हमसे एक्सेस पे हो गई है। तो वो अमाउंट जो है हमारी निगेटिव लायबिलिटी आ जाता है। और पूरी की पूरी निगेटिव लायबिलिटी का जब हम एडजस्टमेंट अपनी CMP 08 के टैक्स को एडजस्ट करने में कर देते हैं, तब जाके निगेटिव कैश लेजर क्रिएट होता है और यही हमारे डैशबोर्ड में शो होने लगता है। हम लोग निगेटिव टैक्स लायबिलिटी और निगेटिव कैश लेजर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। तो निगेटिव टैक्स लायबिलिटी तब क्रिएट होती है जब हम लोग GSTR-4 एनुअल फाइल करते समय टेबल नंबर 6 को फिलअप करना भूल जाते हैं या हमसे गलती से छूट जाता है। हम लोग CMP 08 में अपनी सेल दिखा के जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है उसको पे तो करते हैं CMP 08 के थ्रू। वो हमारे टेबल नंबर 5 में एनुअल में GSTR-4 के टेबल नंबर 5 में ऑटो पॉपुलेट होकर शो भी होता है। लेकिन टेबल नंबर 6 में हम लोगों ने जितने भी पूरे फाइनेंशियल में जो भी सेल हमने की है, जिसका पेमेंट हमने किया है, वो हम लोग डिक्लेयर करना भूल जाते हैं। तो विभाग को लगता है कि जो भी हमने CMP 08 के थ्रू पे किया है वो हम लोगों ने एक्सेस पे किया है, एक्चुअल में हमारी कोई सेल उस फाइनेंशियल में है ही नहीं। तो वो लायबिलिटी जो टैक्स जो एक्सेस पे होता है वो हमारी निगेटिव लायबिलिटी के रूप में खड़ी हो जाती है। और निगेटिव कैश लेजर कब क्रिएट होता है? निगेटिव कैश लेजर तब क्रिएट होता है जब हम अपनी CMP 08 का जो भी टैक्स है उसका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट जो है हम लोग निगेटिव लायबिलिटी से ही कर देते हैं, कुछ भी कैश लेजर में नहीं जमा करते हैं। तब जाके निगेटिव कैश लेजर क्रिएट होता है और वो हमारे डैशबोर्ड में शो भी होता है। जीएसटी विभाग की तरफ से कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक एडवाइजरी आई थी, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जीएसटी के होम पेज पे आएंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स पे आएंगे। फिर सेकंड नंबर पे देखिए 30 अप्रैल 2022 को एक एडवाइजरी आई थी, एडवाइजरी टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा इसकी एक PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ। इसमें बैकग्राउंड बताया गया है, रीजन बताया गया है कि रीजन ऑफ निगेटिव लायबिलिटी, रीजन क्या है GSTR-4 में निगेटिव लायबिलिटी आने का। इसमें बताया गया है कि GSTR-4 अंडर एप्लीकेबल टैक्स रेट टैक्स पेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR-4 मैंडेटरी। मतलब कि GSTR-4 में टेबल नंबर 6
जो था वो मैंडेटरी फाइल करना था, उसमें हमको अपनी जो टैक्स थी उसको डिक्लेयर करनी थी, वो हमने नहीं की, उसको जीरो फिल किया है, इसी वजह से नेगेटिव लायबिलिटी आने का कारण हुआ है। व्हाट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली, टैक्स पेयर ने गलती कहाँ की? लायबिलिटी पेड थ्रू फ्रॉम GST CMP 08 इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ GSTR 4 ऑफ कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर। इनका कहने का मतलब ये है कि टैक्स पेयर की सुविधा के लिए जो भी फिगर CMP 08 में दिखाई गई थी वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर टेबल नंबर 5 में GSTR 4 के टेबल नंबर 5 में शो हुई, लेकिन टेबल नंबर 6 में हमको डिक्लेयर करना था अपनी लायबिलिटी, तो हमने नो लायबिलिटीज़ डिक्लेयर्ड, जब हमने कोई लायबिलिटी नहीं डिक्लेयर की तो वो जो है नेगेटिव लायबिलिटी बनके हमारे सामने खड़ी हो गई है। CMP 08 which is auto populated in table number 5, thus if nothing is declared in table number 6 then negative liability entry appear in GSTR 4। इसके बाद ये लोग डेबिट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। इन द पास्ट लॉट ऑफ टिकट्स आर रिसीव्ड ऑन द हेल्प डेस्क फॉर रिड्यूसिंग नेगेटिव लायबिलिटी। इनका कहने का मतलब ये है कि पिछले समय में इनके हेल्प डेस्क पे बहुत सारे टिकट रेज किए गए नेगेटिव लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, और जिनका सही पाया गया उनको रिड्यूस भी किया गया, लेकिन दो सच लायबिलिटी शुड हैव बीन पेड बाय डिपॉजिटिंग द अमाउंट थ्रू चालान। जिन लोगों ने अपना CMP 08 का जो पेमेंट एडजस्ट किया था नेगेटिव लायबिलिटी से, उतना अमाउंट अपने कैश लेजर में पे कर दिया था, तो उन लोगों का तो सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन बट इन सच केस, लेकिन कुछ केस में द अमाउंट हैड नॉट बीन डिपॉजिटेड, अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं किया गया, मतलब CMP 08 का एडजस्टमेंट तो नेगेटिव लायबिलिटी से किया गया, लेकिन जो अमाउंट था वो नहीं पे किया गया। द टैक्स पेयर हु हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट इन केस लेजर द डेबिटेड अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड, वेयर इज इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड थ्रू चालान द बैलेंस इन केस लेजर बिकम्स निगेटिव। इसी वजह से जो कैश लेजर का अमाउंट है वो निगेटिव आ गया है। इन सच केस द टैक्स पेयर आर एडवाइज, इस केस में टैक्स पेयर को एडवाइस सलाह दी जाती है टू डिपॉजिट द पास्ट लायबिलिटी थ्रू चालान ऑफ इक्वल अमाउंट अर्जेंटली। जो भी उनका चालान का अमाउंट है उसके बराबर अमाउंट उनको चालान के थ्रू जमा करने की सलाह दी जाती है, और जो भी अमाउंट है वो द सेम कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड थ्रू एप्लीकेशन इन फॉर्म GST RFT 01। वो जो भी अमाउंट है वो रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है GST RFT 01 फाइल करके। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ क्वेरी आपसे पूछी जाएगी, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर अगर आप सही पाया जाएगा फिर जो भी अमाउंट आपका है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की। तो ये एक फ़र्म है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इनका जो है -60,241 CGST में और -60,241 ही SGST में है। ये फ़र्म एक मेरे वीवर की फ़र्म है, इन्होंने अपनी डिटेल मुझे मेल के थ्रू शेयर की थी। तो जब मैंने इनका फ़र्म का एनालिसिस किया तो मुझे इनकी मिस्टेक मिली है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नेगेटिव लायबिलिटीज़ चेक करते हैं, नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर हम लोग डेट डालते हैं 30/10/2021 नहीं 2020 से लेकर 30/10/2021 सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए ये 19/20 का है, मार्च 20 को फाइल हुआ है GSTR 4। 2019-20 का GSTR 4 है। इसमें जो नेगेटिव लायबिलिटी आई है 34195 CGST में, 34195 SGST में, सॉरी। फिर जो दूसरा GSTR 4 है 2021 नेगेटिव लायबिलिटी एज पर GSTR 4 11
31/5/2021 को फाइल किया गया था। इसमें जो नेगेटिव लायबिलिटी एज पर GSTR 4 एनुअल 26102 CGST में 26102 SGST में, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 30195 प्लस 26102 इज इक्वल टू 60297, मतलब कि पूरी की पूरी निगेटिव लायबिलिटी का एडजस्टमेंट जो है CMP 08 में कर दिया गया। निगेटिव लायबिलिटी एडजस्टमेंट एडजस्टेड इन CMP 08 60297 CGST में, 60297 SGST में निगेटिव लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर दिया गया है। क्या किया गया वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद फाइल रिटर्न में आएंगे। इनको किसी ने सलाह दी, जब मैंने इनसे पूछा इनसे मिस्टेक इन्होंने क्यों की, तो उन्होंने कहा कि जो एक YouTube की वीडियो हमने फॉलो किया था, तो उसमें यही बताया गया था कि टैक्सेबल वैल्यू को कम किया जाए और टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारा जो है जो निगेटिव लायबिलिटी की वजह से जो हमारा टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, जमा नहीं हो पा रहा था, उससे वजह हमारे टैक्स जमा हो जाएगा। तो CMP 08 में जो इनका टैक्सेबल वैल्यू थी 2026427, इसका हम लोग 1% निकालेंगे इंटू 1% डिवाइडेड बाई 2, यानी 10132 CGST में होना चाहिए था, 10132 SGST में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना किया गया है ये देख लेते हैं। माइनस पे यहाँ किया गया है 70429, तो माइनस 70429 यानी 60296, लगभग 60,000 रुपये जो है एक्सेस इन्होंने अमाउंट इसमें डाला और डाल के पे कर दिया। तो इनका उस समय पे चालान तो जनरेट हो गया, इन्होंने अपना वो टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव लायबिलिटी का जो एडजस्टमेंट हुआ 60,002 का, ये जो है ये देखिए यही अमाउंट आपको 60241 CGST में आपको दिख रहा है। सेम लगभग 60,000 के आसपास CGST में, 60,000 के आसपास SGST में आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इनका एनुअल चेक करते हैं। एनुअल डिटेल में देखिए 19-20, 21-22 तो देखेंगे। फिर इसमें जो है टेबल नंबर 5 में भी जो कि CMP 08 में हमने अमाउंट बढ़ा के इसमें डाला था, इसीलिए एक्सेस अमाउंट इसमें भी देखिए शो हो रहा है। तो 6623818 इसका जब हम लोग 1% के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। $6623818 इंटू 1% डिवाइडेड बाई 2, यानी 33119 ये अमाउंट आना चाहिए था CGST में, और यही अमाउंट आना चाहिए था 33119 SGST में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना है 93418 CGST में, 93418 SGST में, यानी कितना एक्सेस क्लेम किया गया ये हम लोग देख लेते हैं। तो
माइनस करते हैं -93418, यानी 60,000 एक्सेस जो हमने क्लेम किया था वही इसमें एक्सेस होके आ रहा है। टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 6 में हम लोग सही अमाउंट डालेंगे, तो 33,119 CGST में, 33,111 SGST में। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद जब कंप्यूट लायबिलिटी करेंगे, रेडी टू फाइल करेंगे, प्रोसीड टू फाइल, तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड द आउटवर्ड सप्लायर लायबिलिटी इन टेबल नंबर 6 ऑफ डिक्लेयर्ड लेस देन 10%। 10% से कम है बताया गया है इसमें। ये तो इनकी 4 एक डिटेल हो गई, इनवॉल्व सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। फिर इसमें देखिए टेबल नंबर 5 में यही डाटा आ रहा है, 93418 CGST में, 93418 SGST में। लेकिन हमने जो टेबल नंबर 6 में डिटेल डाली है 33,119 CGST में, 33,111 SGST में, यानी 60,000 जो है एक्सेस आ रहा है अमाउंट। तो जो है फ्रॉम द रिकन्सिलिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ टेबल 5 एंड टेबल 6 it seems that you have not declared the outward supply in table 6 are declared less than 10%। ये एरर मैसेज में आ रहा है। इसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद इसमें देखेंगे तो 75 रुपये CGST में लेट फीस आ रही है, 75 रुपये SGST में, 150 रुपये टोटल लेट फ़ी आ रही है। और जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है लेट फ़ी के साथ 60316 CGST में, 60316 SGST में आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन यही है जो कि GST विभाग द्वारा बताया गया है कि इसका चालान क्रिएट किया जाए। चालान क्रिएट करने के बाद इसका चालान पे किया जाए। पे करने के बाद GSTR 4 जो सही डाटा है उसको सेव किया जाए। सेव करने के बाद GSTR 4 फाइल किया जाए। GSTR 4 फाइल करने के बाद सर्विस में आएंगे, रिफ़ंड में आएंगे, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे एनी अदर स्पेसिफाई पे क्लिक करेंगे। किस फाइनेंशियल ईयर का है ये देखेंगे, 21-22 सेलेक्ट करेंगे, मंथ अप्रैल सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इसमें 200 कैरेक्टर जो है आपको अपने केस के बारे में लिखने हैं। आपने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की। आप यहाँ पे ये नहीं लिखिएगा कि YouTube वीडियो देख के हमने फॉलो किया इसकी वजह से मिस्टेक हुई। आपकी जो मिस्टेक है उसके बारे में लिखिएगा कि CGST में कितना आपने टैक्स पे किया, कितना SGST में टैक्स पे किया। और सिलेक्ट अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा। ओनली PDF फाइल फॉर्मेट इज़ अलाउड, सिर्फ PDF ही अलाउड होगी। और मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। और मैक्सिमम 10 सपोर्टिंग फाइल जो है डॉक्यूमेंट इसमें हम लोग अपलोड कर सकते हैं। इसमें हमें अपलोड क्या करना है वो हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन लिखनी है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि किस लैंग्वेज में हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप अपने केस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें उस लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन लिखनी है। किसी पंडित ने नहीं बताया है कि आप एप्लीकेशन इंग्लिश में ही लिखिए। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी में लिखिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए। तो अपने पूरे जो भी आपका केस है उसके बारे में लिखिए कि क्या क्या आपके साथ हुआ है। फिर आप इसमें निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है, इसका आप PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डैशबोर्ड का जो लेजर जो शो हो रहा है
माइनस में, इसका आप PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एनुअल रिटर्न जो है आपको दोनों साल का, वो आप PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें जो ये टैक्स पेयर के लिए जो एडवाइजरी आई है GST की, इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इतनी 5 चीज़ें आप लोग अपलोड करिए, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ निगेटिव कैश लेजर को लेके आपके मन में जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। निगेटिव कैश लेजर का जो भी हमने इस सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी निगेटिव टैक्सेबिलिटी या फिर निगेटिव टैक्स लेजर को लेके आपके मन में कोई डाउट है या कोई संदेह है, या GST या कानून से रिलेटेड किसी और विषय पे आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने किसी और नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।